गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, इजी आसान, ताकि दोनों शब्द आपको समझ में आए आसानी से। ठीक है, समझाने के तरीके। पृष्ठीय रसायन क्या होता है कि अपने पास कोई भी पृष्ठ है, जैसे ये कोई है मार्कर, इसके पृष्ठ पे जितनी भी विक्रियाएं होंगी, ठीक है, पृष्ठ, ये पृष्ठ के ऊपर पड़ा है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय रसायन। सिंपल, तो लिख देते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। सिंपल है, यानी पृष्ठ के ऊपर जो अपनी परिघटनाएं होंगी वो सारी क्या किस में आती है? पृष्ठीय रसायन कहलाती है। क्लियर? अपने पास कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, इसकी दो चीजें होती है। क्या? एक तो होता है पृष्ठ, एक होता है स्थूल। ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं, यहां। ठीक है, तो ये अपने पास ये है, ठीक, इसमें अलग अलग टाइप के अपने पास कण घूम रहे हैं। और भी मान लो एक पार्टिकल पड़ा है, जो ये ऊपर वाला होता है पृष्ठ और ये होता है स्थूल। तो दो टाइप के कण हो गए, पृष्ठ के कण और स्थूल के कण। पृष्ठ पर जो कण है अपने पास, ये वाला कण मान लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? एक तरफ ही आकर्षण अनुभव करता है, एक तरफ ही। ठीक है, एक तरफ ही आकर्षण अनुभव करता है, ये पृष्ठ का कण है। ठीक है, और ये जो स्थूल का कण होता है वो क्या करता है? चारों तरफ से आकर्षण अनुभव करता है। कहां से करता है? चारों तरफ से आकर्षण अनुभव करता है। क्लियर? इसलिए क्या होता है, जो पृष्ठ का व्यवहार होता है वो क्या होता है? स्थूल से भिन्न होता है। क्या होता है? स्थूल से भिन्न होता है। तो अपने बात एक पास ऊपर आ गया पृष्ठ, ठीक है, पहला पॉइंट पृष्ठ। ठीक है, किसी पदार्थ के सबसे ऊपर वाली परत पृष्ठ कहलाती है। लिख देते हैं, किसी पदार्थ के सबसे ऊपर वाली परत पृष्ठ कहलाती है, क्लियर? और दूसरा पॉइंट आता है अपने पास स्थूल। क्या आता है? स्थूल। अब स्थूल क्या होता है? देखो, पृष्ठ को छोड़कर समस्त भाग क्या कहलाता है? स्थूल कहलाता है। पृष्ठ को छोड़कर समस्त भाग स्थूल कहलाता है। तो लिख देते हैं, पृष्ठ को छोड़कर समस्त भाग स्थूल कहलाता है। तो नोट में हमने एक बात लिखेंगे। नोट में बात यह है कि नोट डालो और लिख दो
नोट में ये लिखना है, पृष्ठ का व्यवहार स्थूल से भिन्न होता है, से भिन्न होता है। क्लियर है बच्चों? आसान है। अब बात लिखते हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। जो पृष्ठ का अणु या कण लिख लेते हैं, ठीक है। पृष्ठ का कण नीचे की तरफ से या एक तरफ से ही आकर्षण अनुभव करता है, जबकि स्थूल का कण चारों तरफ से आकर्षण अनुभव करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आकर्षण संतुलित हो जाता है, जिससे यह संतुलित हो जाता है तथा इसलिए पृष्ठ का व्यवहार स्थूल से भिन्न होता है। क्या होता है? स्थूल से भिन्न होता है। क्लियर? ये अपने को थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी होती है। छोटा क्वेश्चन आ जाता है, क्या कारण है पृष्ठ का व्यवहार स्थूल से भिन्न होता है। क्लियर? अब बात करते हैं पृष्ठीय रसायन के टाइप। पृष्ठ रसायन में अपने क्या पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में? ये है पृष्ठ रसायन। तीन चीजें पढ़ते हैं अपने, याद रखना, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में। पहला जो पढ़ा जाता है अधिशोषण। क्या? अधिशोषण। अधिशोषण क्या है अपने पास है, और इसके ऊपर क्या है, कोई पृष्ठ पर कोई पदार्थ पड़ा हुआ है। क्लियर? कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अधिशोषण की बात आती है, इसके ऊपर अधिशोषित है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? अधिशोषण हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। दूसरा पॉइंट आता है, वो होता है उत्प्रेरण। क्या है बच्चों? उत्प्रेरण। और ये आपने काफी बार पढ़ चुके हैं, उत्प्रेरण, उत्प्रेरक, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो कौन सा होता है? वो अपने पास है कोलाइड के बारे में। किसके बारे में है? कोलाइड के बारे में। कोलाइड, ये सबसे ज्यादा इसी में अपने किसी की बात करते हैं, कोलाइड की। पहला जो पॉइंट आता है अधिशोषण, इंपॉर्टेंट, और दूसरा पॉइंट आता है कोलाइड। अधिशोषण में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, पर मेन पॉइंट पढ़ने जो अपने काम के होते हैं। क्लियर? अब तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने अधिशोषण से। अधिशोषण के टाइप, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो अपने करते हैं अधिशोषण। अधिशोषण होता क्या है, ठीक है। अधिशोषण, अधिशोषण में क्या पढ़ते हैं अपने कि यह अवशोषण का ये एक प्रकार है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपनी सतह के ऊपर अधिशोषित कर लेता है। तो अधिशोषण मतलब अधिशोषित मतलब धारण कर लेता है। मैं लिख देता हूं, यह अधिशोषण का ही एक प्रकार है, का ही एक
प्रकार है जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपनी सतह पर धारण कर लेता है। ठीक है, कर लेता है, तो ये प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। क्लियर? जब कोई पदार्थ अधिशोषित होता है तो उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अधिशोषण के दो अवयव होते हैं, मैं लिख लेता हूं। इसके दो अवयव होते हैं। ठीक है, ये अपने पास, तो ये अपने पास है ये कोई, ठीक है, उस पर मैंने कोई पदार्थ लगा दिया, मान लो ये है। ठीक है, एक का नाम होता है, ये तो है अधिशोष्य, और दूसरा होता है अधिशोषक। तो दो अवयव होंगे इसके। ठीक है, तो अधिशोषण के अपने दो अवयव हैं, वो लिख देते हैं। अधिशोषण के दो अवयव हैं, कौन से हैं? एक तो अपने पास अधिशोष्य, और दूसरा अपने पास क्या है? अधिशोषक। समझ गए बात? तो परिभाषा अपने सिंपल वे में लिखनी है। ठीक है, अधिशोषण और अधिशोष्य और अधिशोषक। ठीक है, तो लिखते हैं अधिशोष्य। तो सिंपल परिभाषा, वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य कहलाता है। बस सिंपल। और दूसरा है अपने पास क्या है? अधिशोषक। कौन सा है बच्चों दूसरा? अधिशोषक। अधिशोषक क्या होता है? अधिशोषक क्या होता है? सिंपल परिभाषा, वह पदार्थ जो अधिशोषण करता है या जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है। क्लियर? वह पदार्थ जो अधिशोषण करता है या जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। याद रखना, अपनी लैंग्वेज में आप जितना आसान से तरीके से लिख पाओ वही सबसे बढ़िया चीज होती है। तो यहां पर अपने पास एक एग्जांपल बता देता हूं। ये अपने पास निकल धातु है, निकल। इसकी सतह पर क्या? हाइड्रोजन गैस मैंने जमा दी। ये कौन सी गैस है? ये है H2 गैस। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आपको बताना है यहां अधिशोष्य कौन सा है? जो अधिशोषित हो रहा है।
तो अधिशोष्य है यहां पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अधिशोषक क्या है? निकल धातु। अधिशोषक, अधिशोषक क्या है बच्चों यहां पर? निकल धातु, निकल धातु, ठीक है। काफी आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अपने पास बेसिक फंडामेंटल। अब बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार क्या होते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चन आता है, बार क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन एक ही है, देखो फिक्स क्वेश्चन है अधिशोषण में से, ये वाला जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, आरबीएससी डाल देते हैं क्योंकि एग्जाम में काफी बार आता है, आरबीएससी सीबीएसई में, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण अधिशोषण में अंतर लिखो। रासायनिक अधिशोषण को बोला जाता है रसावशोषण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रसावशोषण, वशोषण शॉर्ट में, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये अलग कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो काफी बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसको अपन ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार, दो प्रकार होते हैं अधिशोषण के। एक तो अपने पास क्या है, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा प्रकार आता है अपने पास, वो है रासायनिक अधिशोषण। आसान, तो आपके पास बहुत ही आसान आसान कॉन्सेप्ट के साथ अपने पहले स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अपने पास भौतिक अधिशोषण। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई अधिशोषण की परिभाषा तो पता ही है आपको, दो अवयव होंगे इसके अंदर, एक तो अधिशोष्य होगा और एक क्या होगा, अधिशोषक होगा, ठीक है। बस है क्या भौतिक अधिशोषण, ठीक है। तो इसमें है कि इसमें जो अपने पास अधिशोष्य होता है, ठीक है, और क्या होता है, अधिशोषक होता है, इनके मध्य कोई भी रासायनिक बंध नहीं पाया जाता, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। यानी ये अपने पास जैसे इसके ऊपर कोई मिट्टी गिरा दूं और मिट्टी को अपने आसानी से साफ कर दूं, ठीक है। अब आकर्षण था तभी तो ये थोड़ा सा इसके साथ जुड़े हुए थे, और मैंने थोड़ा सा साफ करते इसको आसानी से साफ कर दिया। यानी इस प्रकार के अधिशोषण में जो अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कोई भी रासायनिक बंध नहीं पाया जाता, बल्कि दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। और जो हटाने के लिए ऊर्जा चाहिए बहुत कम होती है, 20 से 40 किलो जूल के करीब, बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसके अंदर इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक में कोई रासायनिक बंध नहीं पाया जाता। बंध
नहीं पाया जाता है, बल्कि दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये चीज अपने को याद रखनी है। कोई भी रासायनिक बंध नहीं पाया जाएगा, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट के साथ लिखेंगे, यह अधिशोषण अविशिष्ट प्रकार का होता है। अविशिष्ट प्रकार का होता है। ठीक है, इस अविशिष्ट का मतलब यह होता है कि अधिशोषक कोई है, वो किसी एक ही अधिशोषक को अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा। ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी अधिशोषक किसी को भी अधिशोषित कर लेगा। ठीक है, अर्थात किसी विशेष अधिशोष्य की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट बना के लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये अलग पॉइंट थे, अविशिष्ट प्रकार का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में अपने को क्या देखना है? नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखना है कि इसको हटाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जैसे जैसे अपने ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, और ताप बढ़ाते ही क्या होता है कि ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ऊपर से हट जाता है। तो अपने कह देते हैं कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। लिख देता हूं, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा यानी 20 से 40 किलो जूल की आवश्यकता होती है। यानी ये जो होता है भौतिक अधिशोषण काफी कमजोर होता है, इसको हटाने के लिए अपने को ऊर्जा बहुत ही कम चाहिए। ठीक है, और इसमें लिखेंगे यानी किलो जूल पर मोल के हिसाब से। ठीक है, यह उत्क्रमणीय होता है। रिवर्सिबल है, यानी हटाया दोबारा लगा लो, हटा रहा दोबारा लगाओ। ठीक है, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब इसके लिए कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? कोई भी सक्रियण ऊर्जा इसके लिए नहीं चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। ठीक है, कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, भौतिक अधिशोषण होता क्या है, कितनी ऊर्जा चाहिए, कौन सा बंध बनता है, कौन सा नहीं बनता। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की। क्या? रासायनिक अधिशोषण। क्या बोलते हैं इसे? और रसावशोषण। कई किताबों रसोवशोषण भी लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखो, देखने वाली बात है कि भौतिक अधिशोषण में क्या बनता है, कोई रासायनिक बंध नहीं बनता, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि इस प्रकार के अधिशोषण में, इस प्रकार के अधिशोषण में इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध पाया जाता है। क्लियर। अब रासायनिक बंध होता है मजबूत, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसकी प्रकृति विशिष्ट हो जाती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट बना के लिख देते हैं, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिशोषक के लिए विशेष अधिशोष्य की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब क्यों प्रकृति कौन सी होगी इसकी, विशिष्ट प्रकृति होगी, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, रासायनिक बंध पाया जाता है। तीसरा पॉइंट सक्रियण ऊर्जा या ऊर्जा से संबंधित लिख देते हैं, ठीक है। इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती है। नेक्स्ट, यह वो क्या था, उत्क्रमणीय, तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अनुत्क्रमणीय प्रकृति का, यानी नॉन रिवर्सिबल, एक बार हो गया तो दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। क्लियर। और इसके लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो क्या होती है, अपने भौतिक अधिशोषण से ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इसके लिए एंथैल्पी का मान उच्च होता है। कितना, 40 से 80 किलो जूल प्रति मोल, ये उच्च होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा रासायनिक अधिशोषण पे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं कि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले तो बढ़ता है, बाद में इसमें कमी आती है, क्या कारण है। तो लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसी टाइप से, ठीक है, बोर्ड में आता है, बोर्ड लिख देता हूं। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ता है, परंतु बाद में इसमें कमी आती है, या बाद में रासायनिक अधिशोषण कम हो जाता है, कमी आती है,
क्यों। तो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का अपने पॉइंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर डाल देते। आंसर ये है कि जैसे ही अपने क्या होगा कि प्रारंभ में ताप देंगे तो क्या होगा, उत्पाद बनने के लिए अणुओं को क्या मिल जाएगी, सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है। क्लियर। और जिसके कारण अधिशोषण की मात्रा पहले बढ़ती है, और जैसे जैसे अपने और ताप बढ़ाते जाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है कि अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है। तो लिख देते हैं सिंपल, प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर, ठीक है, अणुओं को सक्रियण ऊर्जा, तो यहां पर मैंने अंडरलाइन किया सक्रियण ऊर्जा जो इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा मिलती है, जिससे जिससे क्या होगा, जिससे अधिशोषण में वृद्धि होती है। परंतु अधिक ताप बढ़ाने पर, अधिक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा, तो मैंने गतिज ऊर्जा को अंडरलाइन कर दिया, में वृद्धि होती है, जिससे अधिशोषण में कमी आती है, जिससे अधिशोषण में कमी आती है, में कमी आती है। देखो आसान, आसानी बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो अपने क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज अधिशोषण का अपने इंट्रोडक्शन किया, टाइप किया, और छोटे छोटे पॉइंट करे। तो अपने को रासायनिक अधिशोषण और ये भौतिक अधिशोषण में अंतर और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।